अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टेम टेस्ट के सेकेंड फेज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पास होने वाले तमाम तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की जाती है और जो तालिब इल्म किसी वजह से पास नहीं हो सके वो मायूस ना हो, बल्कि उन्हें दोबारा एक चांस दिया गया है कि वो भरपूर मेहनत करें। उनके पास अब काफ़ी वक्त है, वो भरपूर तैयारी करें। जो एरिया उनके कमज़ोर हैं उन पर तवज्जो दें ताकि वो भी अच्छे नंबर से कामयाब हो सके। डियर स्टूडेंट, इस दफ़ा जो बच्चों को मैसेज मौसूल हुई हैं उनमें एक ख़ास बात है कि उन्होंने प्री अलजबरा की तैयारी करनी है। अच्छा, प्री अलजबरा से क्या मुराद है? जिस तरह बच्चों प्री नाइन्थ में आधा सिलेबस नाइन्थ का पढ़ाया जाता है और आधा सिलेबस जो है वो 8 क्लास का पढ़ाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह प्री अलजबरा में आधा सिलेबस आप लोगों का अलजबरा का होगा और आधा आप लोगों का अलजबरा से पहले वाले जो चैप्टर हैं उनका होगा, क्योंकि मैसेज में चैप्टर 1 to 7 की तरफ इशारा है। लिहाजा हमें एक मखसूस सिलेबस दिया गया है और हमने इसी मखसूस सिलेबस को सामने रख कर तैयारी करनी है और इंशाअल्लाह जीत का दिखाना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे से पूछा गया है, इन अलजबरा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड। इन अलजबरा अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड। अलजबरा में एक फ़िक्स वैल्यू है जो कि तब्दील नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है कांस्टेंट, ऑप्शन बी हमारे पास है वेरिएबल, ऑप्शन सी हमारे पास है लिटरल, ऑप्शन डी हमारे पास है कोएफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास इस किस्म के सवाल आते हैं तो हम में जो है वो इनके ऑप्शन पर लाजमी तौर पर गौर करना चाहिए और ख़ास तौर पर डेफिनेशन पर, और कम से कम डेफिनेशन को 1 या 2 दफ़ा अपने ज़हन में दोहरा लेना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, ताकि हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए की डेफिनेशन देखते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होती है? कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं हो सकती। ऑप्शन बी वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। अल्फ़ाबेट्स मीन ए से लेके सी तक के वर्ड्स। ऑप्शन सी हमारे पास है लिटरल। लिटरल क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, लिटरल अलजबरी जुमलों में सम टाइम सिंबल के तौर पर होते हैं और सम टाइम वर्ड्स के तौर पर। ऑप्शन डी हमारे पास है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, कोएफिशिएंट वो फिगर्स या डिजिट्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब हमने इन चारों ऑप्शन को देखा है, चारों ऑप्शन की डेफिनेशन को देखा है, तो सवाल के मुताबिक इन अलजबरा अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज इज कॉल्ड। तो सवाल के मुताबिक हमारा दूसरा ऑप्शन ऑप्शन ए है कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस के सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म हमें बताएं कौन सी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1, 1, 2, 3, 5 एंड 8। ठीक है, अब हमने इसी स्टेटमेंट पर गौर करना है कि हमने नेक्स्ट टर्म जो बतानी है, तो नेक्स्ट टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे उसका ऑप्शन तलाश करेंगे। ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 10, ऑप्शन बी हमारे पास है 12, ऑप्शन सी हमारे पास है 13, ऑप्शन डी हमारे पास है 15। स्टेटमेंट पर दोबारा गौर करते हैं। स्टेटमेंट में पहले दो फिगर्स हमारे पास हैं 1 एंड 1,
उसके बाद 2 है। तो यहाँ हम देखते हैं 1 और 1 यानी एक 1 और दूसरा 1 दोनों 1 को प्लस किया है तो 2, ठीक है। 2 एंड 3 देन 5, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 हासिल होगा, ठीक है। और इसी तरीके से 1 + 1 2, 2 + 3 5, तो 5 + 8, 5 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा और नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। 5 + 8 = 13 और इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। 2 4 7 एंड 11। अच्छा, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है, वो भी सीक्वेंस से रिलेटेड था। ये वाला सवाल भी सीक्वेंस वाला है। ये दोनों सवाल एक साथ दिए गए हैं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट टर्म पूछी गई थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 7 टर्म हमने बतानी है। सवाल पढ़ते हैं 2 4 7 एंड 11, ठीक है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 29, ऑप्शन बी हमारे पास है 28, ऑप्शन सी हमारे पास है 30, ऑप्शन डी हमारे पास है 27। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम दो फिगर्स को देते हैं 2 एंड 4। 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हासिल होगा और 4 में 3 प्लस करेंगे तो हमें 7 हासिल होगा और 7 में 4 प्लस करेंगे तो हमें 11 हासिल होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने 7 टर्म मालूम करनी है। डियर स्टूडेंट, इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए और सवाल को समझने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। द 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द 7 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। 2 4 7 एंड 11, ठीक है। 2 4 7 एंड 11 के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉलो द पैटर्न। 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11। यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट में सवाल था। 7 + 4 = 11। नेक्स्ट हमने देखना है, जो शुरू को देखते हैं। 2 + 2 = 4, 4 को यहाँ पर लिखा है और उसमें 3 प्लस किया तो 7, फिर 7 आगे लिखेंगे और उसमें 4 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। 11 लिखेंगे, 11 में +5 = 16 और 16 + 6 = 22 और 22 + 7 = 29। क्योंकि हमने 7 टर्म मालूम करनी है सवाल में, ठीक है। तो 7 टर्म का हमारा आंसर है 29 और इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन ए 29 जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एन इक्वेशन इज, एक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है अ वास्ट सेंटेंस, ऑप्शन बी हमारे पास है एन ओपन सेंटेंस, ऑप्शन सी हमारे पास है अ क्लोज सेंटेंस, ऑप्शन डी हमारे पास है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हमने इक्वेशन के बारे में बताना है और अब हमने उसके चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं। अब हमने सवाल के मुताबिक ऑप्शन पर गौर करना है। तो ऑप्शन ए में बताया गया है फॉल्स सेंटेंस, तो इक्वेशन फॉल्स टेंस नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास है एन ओपन सेंटेंस, इक्वेशन एक ओपन सेंटेंस होती है क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ऑप्शन सी हमारे पास है अ क्लोज सेंटेंस, के इक्वेशन अ क्लोज सेंटेंस है। जब वो सेंटेंस ही क्लोज होगा तो ना हम उसको ओपन कर सकेंगे और ना हम उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो
अब हमने इसके मुताबिक दुरुस्त जवाब देना है। एन इक्वेशन इज, तो एक इक्वेशन हमारे पास एन ओपन सेंटेंस होता है जिसको हमने सॉल्व करके उसका सलूशन बताना होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। यानी अगर 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 20 है तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। ऑप्शन हमारे पास ए है 2, बी है हमारे पास 4, सी है हमारे पास 6 एंड डी हमारे पास है 8। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, सवाल यहाँ पे हमने लिखा है 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 20। 14x इज इक्वल टू, ये 20 है, इक्वल की साइड पर माइनस 8 है, तो इक्वल की दूसरी साइड पर जब माइनस 8 जाएगा तो वो प्लस का 8 हो जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली वैल्यू एक साइड पर रखेंगे और दूसरी साइड जो है होगा, बाकी जो फिगर्स होंगे वो हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 14x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 28/14। अच्छा, ये 14 जो है, जो x के साथ है ये कोएफिशिएंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि जो लफ्ज़ इक्वल इस साइड पर मल्टीप्लाई होता है वो जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 28/14। 14 को जब 28 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दुरुस्त जवाब है ए, क्योंकि ए का आंसर है 2। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर दी गई है। ठीक है, ये फिगर जो है वो प्लस का सिंबल है, प्लस का साइन बना हुआ है और उसके साथ कुछ वैल्यू दी गई हैं। उन वैल्यू के मुताबिक हम फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, हमने फिगर्स का एरिया मालूम करना है। ठीक है, एक फिगर दी गई है और फिगर में प्लस का साइन है। ठीक है, और प्लस के साइन के साथ एक साइड पर हमें उसकी वैल्यू दी गई है। एक साइड बिल्कुल खाली है जबकि दूसरी साइड पर वैल्यू दी गई है। ठीक है, और उस के मुताबिक हमने एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स मालूम करना है। ऑप्शन हमारे पास है, ए है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दोबारा से हमने फिगर बनाई है, ये वही फिगर है जो क्वेश्चन में दी गई है और प्लस का साइन है, एक साइड पर वैल्यू दी गई है। ठीक है, जबकि दूसरी साइड बिल्कुल खाली है। सबसे पहले हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा। इस साइड पर 2 सेंटीमीटर है तो इस साइड पर भी 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड पर भी 1 सेंटीमीटर होगा। इस साइड पर 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड पर भी 2 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इस फिगर्स के पार्ट्स बना देंगे। यानी जितने हिस्से यहाँ पर बने हुए हैं इन सब के अलग अलग हिस्से बनाकर हम उसको आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को हल करेंगे। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो इस साइड पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, ऊपर 1 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 1 सेंटीमीटर होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर बनाई है एक फिगर। ठीक है, और सवाल को हल करने के लिए और आसान बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 सेंटीमीटर। ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर होगी तो ऊपर वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 4 जो है वो शेप्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4।
1 2 3 एंड 4। तो इसी के मुताबिक 1 2 3 एंड 4 ये हमने बना दी है। एक फिगर और हमारे पास है, वो छोटे से स्मॉल बॉक्स में है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है या ये कौन सी फिगर है? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, ये जो दरमियान वाला अंदर वाला पार्ट है, ये वो वाला पार्ट है। एक साइड को तो हमने यहाँ पर है, ठीक है, एक फिगर ये हो गई, दूसरी फिगर हमारे पास ये हो गई, तीसरी फिगर हमारे पास ये हो गई और चौथी फिगर हमारे पास ये हो गई। तो दरमियान वाला जो पार्ट है ये भी फिगर के अंदर शामिल है, ठीक है। यहाँ से लेके ये वाला दरमियान वाला पार्ट भी, तो ये वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो ये वाला है, जिसकी चारों साइडों की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो इसको साथ शामिल किया है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर है। मेरे ख्याल में अब आपको फिगर्स की समझ आ गई है। अब फिगर्स के मुताबिक हमने क्वेश्चन को हल करना है। सवाल में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। अब हम एरिया के मुताबिक सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे पास ट्रायंगल रेक्टेंगल बनती है, क्योंकि एक साइड की जो मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड की जो मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, फाइंड द एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। उसके मुताबिक हमारे पास 1 2 3 एंड 4 फोर फिगर्स हैं। तो फोर फिगर्स का हमने लेंथ एंड ब्रेथ मालूम करना है। 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 2 × 1, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये भी फोर फिगर्स हैं और ये भी फोर फिगर्स हैं। जो सबसे लास्ट वाली है 1 × 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 2 प्लस 2 × 1 / 2 प्लस 2 × 1 / 2 प्लस 1 × 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। 2 + 2 + 2 + 2 + 1, 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंट। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंट, यानी मैथमेटिकल के जो वर्ड्स हैं वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और मैथ के ज़रिए से कौन से प्रॉब्लम होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है सेंटेंस, ऑप्शन बी हमारे पास है सिचुएशन, ऑप्शन बी हमारे पास है वेरिएबल, ऑप्शन डी हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक है। मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंट के मैथमेटिक्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके ज़रिए क्या चीज़ पेश की जाती है। एक जुमला होता है, कोई सिचुएशन होती है, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। ऑप्शन ए को देखते हैं तो सेंटेंस जुमला है, ठीक है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है, क्योंकि मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम के ज़रिए से हम किसी न किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम का सहारा लेना पड़ता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है टू राइट एन इक्वेशन वो यूज़ द साइन। एक इक्वेशन लिखने के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं। टू राइट एन इक्वेशन वो यूज़ द साइन, ठीक है। एक इक्वेशन लिखने के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं। पेपर में अक्सर एक सवाल जो होता है वो सिंबल का भी आता है। ऑप्शन पर गौर करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है प्लस, ऑप्शन बी हमारे पास है माइनस, नेगेटिव, ऑप्शन सी हमारे पास है इज इक्वल टू, ऑप्शन डी हमारे पास है सच दैट।
ठीक है। टू राइट एन इक्वेशन वी यूज अ साइन, तो कौन सा साइन इस्तेमाल होता है? प्लस का भी नहीं होता, माइनस का भी नहीं होता। ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त जवाब है। इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। इक्वल मीन इक्वेशन, इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 4 + 5 = 9। ऑप्शन बी हमारे पास है 8 + 10 = 18। ऑप्शन सी हमारे पास है 9 + 4 = 13। ऑप्शन डी हमारे पास है 4 + 15 = 20। ठीक है। अब हमने इनमें से बताना है कि कौन सी जो इक्वेशन है वो गलत है। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको पता है कि दरमियान में इक्वल है, और ये जो क्वेश्चन है LHS = RHS वाले हैं, यानी दरमियान में इक्वल का साइन है। इक्वल के इस साइड पर भी आंसर और इक्वल की दूसरी साइड भी आंसर सेम होना चाहिए, तो वो इक्वेशन हमारी ठीक होगी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 4 + 5, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। 9 = 9, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं। 8 + 10 = 18। इस साइड पर भी 18 है और इस साइड पर भी 18 है। हमने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी फॉल्स होगी। ये भी ठीक है, 18 = 18। ऑप्शन सी देखते हैं। 9 + 4 = 13। 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो इस साइड पर भी 13 एंड इस साइड पर भी 13, यानी LHS = RHS। ठीक है, तो ये भी दुरुस्त है। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी में हम देखते हैं 4 + 15 = 20। 15 और 4 को प्लस करें तो आंसर हमारा आता है 19। 19 = 20। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो सवाल में हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि में से कौन सी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है 2 is the solution of the equation। 2 is the solution of the equation, के ये नीचे 4 इक्वेशन दी गई हैं। इन चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का आंसर जो है वो 2 है, यानी 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि 2 जो है इन चारों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का आंसर है। तो आपने बतानी है कि वो इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, यानी किस इक्वेशन का जवाब जो है वो 4 आता है। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2 = 8। इक्वेशन बी हमारे पास है 4 + 4x + 6 = 23। इक्वेशन सी हमारे पास है 4x - 6 = 2। इक्वेशन डी हमारे पास है 4x - 3 = 7। ठीक है, अब हम इनको हल करेंगे। इक्वेशन 1 हमने लिखी है। इक्वेशन 1 में है 2x = 8। ठीक है, 2x = 8। यहाँ पर हम x लिखेंगे = 8 लिखेंगे। यहाँ पर 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x = 8/2। 2 को 8 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। x = 4, जबकि हमें 2 चाहिए, तो ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास है 4x + 6 = 23। ऑप्शन बी को हल करते हैं। 4x + 6 = 23। 4x यहाँ पर लिखा है और इसके बाद 23 + 6 जो है ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इक्वल की साइड पर +6 है,
इक्वल की दूसरी साइड पे होगा तो -6 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 6। 4x इज इक्वल टू 23 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 17। ठीक है, x इज इक्वल टू 17/4। ये 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 17/4। ये दोनों किसी भी टेबल पर क्रॉस नहीं होते तो इसका आंसर जो होगा 17/4 आएगा। या फिर मज़ीद अगर हमने इनको सॉल्व करना हुआ तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद भी उसका जो आंसर है वो 2 नहीं आता जो हमें ज़रूरत है सवाल में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास है 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी को हल करते हैं। 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 4x इज इक्वल टू 2। ठीक है, -6 अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यहाँ पर -6 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो +6 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 6 + 2 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8/4। ठीक है, यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा 2। x इज इक्वल टू 2 और ये हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। क्योंकि सवाल में हमसे पूछा गया था 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका जवाब जो होगा वो 2 होगा। तो सवाल के मुताबिक ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी को हल करके देखते हैं। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 4x इज इक्वल टू 7, -3 है, इक्वल की दूसरी साइड पर होके प्लस हो जाएगा तो 7 + 3। 4x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई है, इक्वल की दूसरी साइड पर डिवाइड होगा 10/4। s इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि दोनों को 2 के टेबल पर जो है वो शॉर्ट किया है तो 5/2 इक्वेशन के मुताबिक। और इनके सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त जवाब है।